हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप सबको पता चल गया होगा, आकाश सर ने भी बताया हुआ है कि आरबीआई अकेडमी का जो एग्ज़ाम पहले 1 अप्रैल को प्लान था, अभी वो 6 मई को पोस्टपोन हो चुका है। तो अभी हमें टाइम मिला है। तो अभी हमने ना इसके पहले 3 बैचेस लॉन्च की थी। एक सबसे पहले 120 दिन की बनाई थी, फिर 90 डेज़ का प्लान बनाया था। अभी रिसेंटली एक जो प्लान है वो 60 डेज़ का बनाया था, 60+30। अभी ये उसी सीक्वेंस में अभी ये 4th बैच है। और क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने बीच में प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट नहीं किया था कुछ रीज़न की वजह से, तो अभी उनको एक नया होप मिला है कि यार अभी भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से एक नया बैच नंबर 4 लॉन्च कर रहे हैं। वो 60+30 डेज़ प्लान होगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी डाउट है कि यार कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आरबीआई में सेलेक्ट होते हैं। तो ये विथ बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक्चुअल डेटा। जो हमारे लास्ट ईयर जो सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट 115, उनके बायोडेटास हमारे पास थे, तो उसका हमने काफ़ी एनालिसिस करके बनाया था। सिमिलर टाइप का डेटा आपको 2021 का भी मिलेगा। वो भी मैं मेरा जो वीडियो है इसी चैनल पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिनको पता नहीं होगा उनको मैं फिर से बता देता हूँ। फेज़ 1 का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है 6 मई को, एंड फेज़ 2 का है 11 जून को। तो मुझे लगता है अभी ये चेंज मोस्टली नहीं होगा। लास्ट टाइम भी इसी टाइम के आसपास वो एग्ज़ाम हुआ था, तो देखते हैं। ये फाइनल होना चाहिए, लेकिन क्या होता है आपको पता है कि मतलब कुछ भी बीच में आ जाता है या कोई अदर प्रायोरिटी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन मुझे 99% अभी ये डेट्स फाइनल लग रही है। तो देखो कौन से टाइप के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ना। तो देखो ये हम क्यों ऐसा देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सिटी से कोई यूपीएससी में फर्स्ट आ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार फिर बाकी भी कोई आ जाएगा। या आपके स्टूडेंट से, आपके शहर से अब तक कोई यूपीएससी ना निकला, ना आरबीआई ग्रेड भी निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाद में कोई निकलेगा नहीं। या फिर जैसे मान लीजिए किसी को, हमें क्या लगता है, एज मैं भी एक बार स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमें क्या लगता है कि मेरे जैसा किसी का अगर बैकग्राउंड रहे तो ना फिर मेरा भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब ये जो बात है ना, ये सिर्फ हमें दिल को तसल्ली देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर मैं कहूँगा कि आईआईटी बॉम्बे से सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग यूपीएससी पास करते, कुछ टॉपर भी बनते थे, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग होंगे। और कहीं से मान लीजिए नहीं बने हैं, तो मैं 2021 की बात करता हूँ। मेरी तो स्टूडेंट्स थी, आर्किटेक्ट किया था उन्होंने, आई थिंक चेन्नई से थी वो, और उनका सिलेक्शन हुआ है। आर्किटेक्ट करने के बाद कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। मुझे याद है 2000 जब मेरा बैच था ना, उसके पहले वाले बैच में, जैसे 2010 या 11 में ना, एक लड़की डॉक्टर थी, वो बनी थी। कोई भी बन सकता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ये क्या लगता है, जैसे मान लीजिए किसी का एज 28 है, तो उसको बस अच्छा लगे यार मेरा एज वाला कोई होता है, मेरा बैकग्राउंड वाला कोई होता है, मेरे जैसा गैप वाला किसी का सिलेक्शन होता है, मेरे सिटी में कोई है उसका सिलेक्शन होता है, मेरे कॉलेज से सिलेक्शन होता है, तो फिर मेरा भी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा उसको लगता है। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये देखने से ना हमें तसल्ली आती है यार, मतलब कोई ना कोई है कि जो मेरे जैसे बैकग्राउंड का सिलेक्शन हुआ, तो मुझे भी मतलब वो मोटिवेशन मिलता है ना। हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वो वही यहाँ पे करने की बात है, यानी कि आपको इससे आपको अच्छा लगे, और वो अच्छी बात है। मतलब इफ़ यू आर फीलिंग गुड बाय वॉचिंग दिस वीडियो और दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, देन इट्स गुड कि वो उससे आपको बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देख लिया, मतलब टोटल हमारे जो 115 स्टूडेंट हुए थे ना, उसमें मेल थे 84 एंड फीमेल थी 31, यानी कि 28% के आसपास। और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। बिफोर दैट ना मैंने, मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली अभी 10 साल हो चुके हैं, मैं आरबीआई में मेंटरिंग कर रहा हूँ, वो भी 10 साल से। तो पहले ना रेशो 15%, 20-22 ऐसे रहता था। अभी ये रेशो काफ़ी अच्छा हुआ है। और यहाँ पे देखो कैसा ना, लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो इसलिए अगर आप जो लड़कियां हैं वो अगर उस लेवल तक पहुंचती ना, तो उनका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कम दिख रही है। जैसे मान लीजिए बोर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, और आज मान लीजिए 20 लोग हैं, और उसमें सिर्फ उनको 2 लड़कियां दिखी, और उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो उनको ना चांसेस ज़्यादा है मिलने के। तो ये कोई पार्शलिटी नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। आप भी उस पोजीशन पर रहेंगे तो ऐसा करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां फेल, मार्क कम मिलते हैं, लेकिन चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए आप कौन कौन से ग्रुप में हैं, आप मुझे बता दीजिए। आपका एज क्या है, आप कौन सी सिटी से है, आपका आपने किस लिए किया है, सब टाइप के लोगों को। मैंने कहा ना, आर्किटेक्ट का सिलेक्शन होता है, जूलॉजी वाले का होता है, अभी के हमारे गवर्नर हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि ये पोस्ट है जर्नलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है ये, और ये ऑफिस लेवल का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का पोस्ट है। कोई भी काम कर सकता है। अगर किसी ने मान लीजिए म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया एज का। ठीक है, और ये है अभी कॉलेज है। जैसे आईआईटी से 22 लोग हुए हैं इस बार, तो
और बाकी नॉर्मल वाले से भी हुए अदर से 35, तो सबसे ज़्यादा रेशो तो यही का है। लेकिन ये हमारे पास बायोडाटा था तो हमने बना लिया है। तो आप में से अगर इसमें से कोई आपकी यूनिवर्सिटी तो बोल दीजिए। जैसे इग्नू से भी हुए हैं, देखो अगर आप देखेंगे ना सीए भी लोग हैं, सीए कम है। इसका कारण मैं बताऊँ आपको, सीए क्या होता है ना, उनको क्वांट इंग्लिश रीजनिंग की ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा प्रैक्टिस होती नहीं, इसलिए वो प्रॉब्लम करते हैं। अदरवाइज सीए कोई अगर इंटरव्यू तक पहुँच जाए, मतलब आप में से कोई अभी यहाँ पे हमारा कोर्स ले या ना ले, लेकिन आपका इंटरव्यू तक आ गए ना, तो आप मेरे पास आ जाइए। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना कि यार सीए का बहुत ज़्यादा चांस है सेलेक्ट होने का। क्योंकि मैं जब आरबीआई में था, मैंने बैंकों का इंस्पेक्शन किया था ना, तो हमें सीए से इंटरेक्शन करना पड़ता है। मतलब मैंने तो 2-3 सीए को डांटा भी था, आपने ऐसी गलती क्यों की। एक्चुअली वो गलती नहीं है। देखो क्या होता है, सीए अपॉइंट किया जाता है बैंक से, और वो बैंक जैसे बोलेंगे उसको वो मैनिपुलेट करेंगे ना, इसको कम दिखाओ, इसको ज़्यादा दिखाओ। आपको पता है अकाउंट में थोड़ा फार ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आरबीआई ऑफिसर का काम वही उसको पकड़ना। तो फिर उन्होंने वो सीए ने मुझे पूछा, सर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के? मैंने कहा नहीं, मैंने एमबीए फाइनेंस किया, लेकिन इतनी बात तो मैं समझता हूँ कि यार ये गलत है आपने। उसने फिर मान लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये यंग ही था, मतलब आई थिंक मेरे से 1-2 साल कम था वो। तो मतलब ऐसे कि सीए बहुत ज़रूरी है आरबीआई के लिए। मुझे तो लगता है ना सीए के लिए अलग रिक्रूटमेंट करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई में जाके आपको बैंक की बैलेंस शीट ही देखनी है। तो इसलिए सीए जो है ना स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते इंटरव्यू तक, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मुझे लगा कि यार चलो सीए पे बताते हैं। तो किसी का बैकग्राउंड नहीं, देखो ये 35 लोग सबसे जाता है ना, इनका कॉलेज ऐसा है कि ना किसी ने सुना होगा कभी। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो डेटा है मैं आपको दिखा दे रहा, आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखिए। इससे ना निगेटिव मोटिवेशन मत लीजिए, पॉजिटिव लेना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे के लिए है, ठीक है। अभी देखो ग्रेजुएशन इतने लोग थे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले 30 लोग थे, और उसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बताया हुआ है। किसी ने एमए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, ये सारा यहाँ पर है। और ये ऑब्वियस है कि इंजीनियर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। आपको पता है लोग इंजीनियर करते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं इंडिया में। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको 2-4-5 लाख का जॉब थोड़ी मिलेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियर भी कहाँ जा रहे हैं, एक तो आईटी में जा रहे हैं कुछ स्किल सीख के, या फिर गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए ये जो है, और उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि क्वांट इंग्लिश रीजनिंग अच्छा है, इसलिए प्रपोर्शन ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे पता है आईआईटी आईएम के लड़के भी यहाँ पे फेल होते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि ये अलग टाइप का एग्जाम है, कैट का अलग टाइप का एग्जाम है। तो ये बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेट वाइज है, ठीक है। मतलब जो 115 हमारे स्टूडेंट थे, वो कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो आप देख लीजिए अगर आप स्टेट से हैं, लेकिन इसका ये देखने का कोई मतलब नहीं, बस आपको अच्छा लगे, ये इसका पर्पज़ है। ये सिटी वाइज है, दिल्ली से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी का कल्चर ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा सरकारी, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है पावर सेंटर है, तो वहाँ पे सरकार में जाने का क्रेज ज़्यादा है। बाकी भी स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटी सिटी भी लिया है। जैसे यहाँ पे एक तो स्टूडेंट था, वो औरंगाबाद का था, जहाँ से मैं हूँ, मेरे स्कूल का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आप में से अगर कोई यहाँ पे सिटी आपका दिख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो ये, और कौन सी जॉब में थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, आरबीआई, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे असिस्टेंट में थे, कुछ लोग ग्रेड ए में थे। तो ये उसका ब्रेकअप है, ठीक है। गैप वाला, अब ये ना, ये जो डेटा था ना, मुझे 2000 आई थिंक 22 वाला मिला नहीं, तो ये 2021 वाला है। लास्ट ईयर एक लड़का था, उसका 10 साल का गैप था। यानी कि जैसे ही ग्रेजुएशन हो गया, उसने घर का फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन उसमें एक ऑफिशियल कुछ था नहीं। घर के, आपको पता है फैमिली बिजनेस में क्या चल रहा, घर पे एक है, तो ऐसा कुछ अलग हुआ नहीं कि वो कुछ दिखा पाए डॉक्यूमेंटली, डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड। तो इसलिए ऐसा ये जो है ना, ये सिर्फ हम क्या बोलते हैं कि जब फेल होते हैं तब हमें कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए कि यार इसकी वजह से इन्होंने कम दिया है। देखो जो फ्रेशर रहेगा 22 साल का लड़का, आईआईटी का होगा, आईआईएम का होगा, ज़बरदस्त जॉब मिला होगा केपीएमजी में, फेसबुक पे, अगर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे, वो नहीं आए, तो मार्क कम मिलेंगे, भले कितना भी गैप होने दो। और गैप किस लिए होता है ना, लोग घर पे नहीं बैठते। गैप मतलब सर मैं 6 साल सो रहा था, ऐसा नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, या आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ पिछले 6 साल से, कभी प्रीलिम्स निकली, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, ये वो, ऐसा इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। और फाइनली क्या है, आपको जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के बारे में यार, उसका आंसर देना है, तभी वो इंप्रेस होंगे। ना आपका बैकग्राउंड का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ना किसी बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर बहुत लोगों को लगता नहीं ऐसे कैसे, तो मैं कहता हूँ कि चलो 5 मार्क माइनस कर लो। तो अगर आपका गैप है तो 5 मार्क माइनस कर लो, आपका इंटरव्यू होगा आउट ऑफ 70, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात है। तो अदरवाइज जो फेल होगा ना, वो ऐसा यहाँ पे फिंगर पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, आरबीआई के बोर्ड ने 74, 73, 72 भी मार्क दिए हैं। तो ये निगेटिव थॉट्स है ना गैप के बारे में, बिल्कुल आपको मतलब हावी मत होने दीजिए आपके मन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो देखो 200 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है,
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि इंग्लिश है इसमें, प्लस आपका जो ESI एंड FM है इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। 100 मार्क का आपका जो 50 ESI में है एंड 50 आपका फाइनेंस में है वो भी है। तो ये 300 में से आप जितने मैक्सिमम लाएंगे, देखो 200 यहाँ पे मार्क लाएंगे। लास्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट चेकिंग हुआ था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों को 200 के ऊपर मार्क्स मिले थे। अभी 200 के ऊपर हार्डली 1-2 लोग थे। तो आप अच्छा सा अगर डिस्क्रिप्टिव में परफॉर्म करेंगे ना, तो फिर आपको इंटरव्यू में इतनी डरने की, देखो वैसे तो बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन क्या है, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरा फेज़ 2 का पेपर अच्छा गया है, तो फिर उतना प्रेशर लेंगे नहीं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं बताऊँ यहाँ पे ना, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे इंटरव्यू होने के बाद, ये किसी, आपको पता है, ये किसी को पता नहीं होता है कि उसका इंटरव्यू कैसे गया है। तो मैं रियल, क्योंकि देखो कुछ बातें ना मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता कि यार क्या क्या हुआ है, पर लोग मुझसे पर्सनली बात करते हैं। तो 1-2 लड़के थे ना, एक लड़की एक लड़का, तो इंटरव्यू होने के बाद रोने लगे, सर मेरा ऐसा हुआ, या ऐसा ही करते हैं। एक मेरा इंटरव्यू के बीच में चेयरमैन सर चले गए, एक यहाँ पे उस पर सो गए, ऐसा कैसे, ये मैं कंप्लेन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और बहुत क्रिटिसाइज़ किया। और जब रिजल्ट आया उसमें से एक को मिला 69, एक को मिला 70। तो फिर मैंने बोला अब क्या हुआ, नहीं नहीं सर, फिर अभी अभी मतलब बात ही नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा हुआ तो ये होता है ना। आप किसी को भी पूछिए, इंटरव्यू होने से पहले आप उनको बोलो रिव्यू दीजिए, ये बिल्कुल लोगों को पता नहीं है। और जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर वो बाद में कुछ भी बोले, आपको पता है, जिसका IAS बन गया आर्मी में, बाद में कुछ भी बोले कि यार मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। लेकिन मैं उनके जर्नी में स्टार्टिंग से हूँ, मतलब जब फॉर्म आ गया तब से प्रीलिम्स में क्या दिक्कत आ रही है, मेंस में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं मेरे पास सारा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन है। कि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, हम वो सब लोगों को नहीं बता सकते, इसलिए मैंने कम से कम अभी ना 2000 लोगों को डायरेक्टली गाइड किया अब तक, पिछले 10 साल में। अभी ये मेरा 10 साल हुआ है, तो इसलिए ये जो बात है ना, ये बिल्कुल आपके सक्सेस के बीच में नहीं आने वाली है। तो अभी ये है हमारा प्लान, ठीक है, ये प्लान है। अभी ये 4th बैच है, तो अभी 8 मार्च को आपको पता है इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो वो अच्छा ओकेजन पे हमने बैच चालू किया है। तो अभी क्या है, मैंने ये कहा ना कि वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनको देख के हुए ना, मैंने ये टाइम अभी शाम में रखा है। और ये 9:30 का इसलिए रखा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2nd एंड 3rd बैच ना, एक मॉर्निंग में चालू है, एक इवनिंग में चालू है। वो कुछ दिन के बाद जब खत्म हो जाएगा, फिर तब हम फिर 8:15 बजे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। और आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो पिछले जो कुछ भी बैच हुए हैं उनका जो भी रिकॉर्डिंग है, या अभी जो पैरेलल बैच चल रही है मॉर्निंग में इवनिंग में, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एडिशनल है, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे ही हमारा फेज़ 1 का हो जाएगा 6 मई को, 8 मई से हम डेली फिर ये पूरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ये क्या है, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और हमको बताएंगे। किसी को 0 भी आता है तो मैं उसको, हम बोलते हैं ना कि यार हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, तो उस तरीके से ये हैंड होल्डिंग होने वाला है। और हमारे यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव टाइप का भी बैच है, मतलब उसमें क्या होता है, ये सब मिलेगा उसमें, लेकिन उसमें एडेड एडवांटेज होता है कि आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करेंगे, बात करेंगे 1-on-1 या किसी भी फैकल्टी के साथ। होता क्या है ना, कुछ लोगों को यहाँ पर, सब लोग जब क्लास में है 100-200, उनके साथ बात करने में दिक्कत आती है, तो फिर पर्सनली कहेंगे, आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फिर आपके हिसाब से फिर मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल, उनको कहते हैं इंडिविजुअल मेंटरिंग, वो सबको नहीं हो सकती। आपको पता है, आपको बुखार आ गया तो हम डायरेक्ट जाके ये जेनेरिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, देन एंड देन ओनली डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम स्पेसिफिक मेडिसिन। सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर आपको उस टाइप का मेंटरिंग चाहिए, उस टाइप का गाइडेंस चाहिए कि 1-on-1 आपके लिए स्पेसिफिक कुछ बताया जाएगा, तो आप वैसा भी यहाँ पे सकते हैं। और अभी आपको पता है वुमेंस डे है, तो उसके लिए मैंने हमारे टीम के साथ बात करके एक स्पेशल डिस्काउंट मांगा है, 50% डिस्काउंट, अभी 1-2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो आप, और ये बैच को आप ज्वाइन करने के बाद फिर लाइव बैचेस होती है, ठीक है। आपको एग्जिस्टिंग सारा कंटेंट मिलेगा, MCQs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लेकिन लाइव क्लास में क्या है, आप बीच में कभी भी डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये है। और पुराने जो स्टूडेंट है, देखो मतलब जिन्होंने बहुत 6-7 महीने पहले ज्वाइन किया था, उन्होंने तो पहला बैच किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अभी वो चौथा बैच कर रहे थे। इसलिए कंटिन्यूसली आपको ये लर्निंग के फेज़ में यहाँ पर रहना है, बिल्कुल यहाँ पर गैप नहीं देना है। और हम काफ़ी अच्छे, इस बार हम टोटल 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट मतलब देखो 200 × 15, यानी कि 3000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और ये हमारे जेन्युइन सिलेक्शन है यहाँ पर। तो मैंने जो 115 वाला नंबर बोला था वो जर्नलिस्ट का है, उसमें DPR एंड DSIM जो है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाले मिला के, तो ये है। बाकी ये सारे जेन्युइन नंबर है, उसके पहले 126 थे। और ये सारे जो हमारे रिजल्ट होते हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे जाके पब्लिश करते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक है और पूरे इंडिया में हम इसको सर्कुलेट करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब
कुछ लोग कुछ भी नंबर बोलेंगे, लेकिन उसमें अगर जेन्युइनिटी नहीं है तो फिर हम ऐसा ये आपको पता है, ये रिकॉर्ड बन गया अभी, ये क्या बन गया, ये रिकॉर्ड बन गया, ये हम जाके मिटा नहीं सकते। इसलिए पर्पसफुली बताने का पर्पस है कि सारे जेन्युइन रिजल्ट्स है और जितने सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है वहाँ पर हम यहाँ पर नंबर 1 है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये मैंने हम दिया, कुछ कुछ बार स्टूडेंट्स हमें सजेशन भी देते हैं, तो सजेशन आने के बाद हम उसके ऊपर फिर से कुछ वीडियो है तो वीडियो बनाना है, कुछ एमसीक्यू तो एमसीक्यू बनाना है, उस तरीके से भी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है 30-35 दिन से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे नहीं लगता इसके आगे वो पोस्टपोन होगा। तो अभी आपने प्रिपरेशन चालू किया होगा, सेल्फ स्टडी की होगी, तो ये कोर्स करने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन होगा और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ये जो प्लान है पूरा दिया हुआ है और उसका मैंने लिंक पीडीएफ में दिया है, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। तो आप उसको पकड़ के आप खुद का भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सेल्फ स्टडी करना है तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।